मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें क्या है, जैसे पहले आप लोगों ने जो लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा था ना कि अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स लगे तो वो मोशन करने लगता है, चलने लगता है ना। यहां पर क्या होता है, किसी रोप को हम ना ऊपर सीलिंग से बांध देते हैं, तो अब ये तो कंफर्म बात है ना कि सीलिंग से बांध रखा है तो अभी चल तो नहीं सकती। और फिर क्या करते हैं, फिर इस पर एक फोर्स लगाते हैं। तो अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स इसको चला तो सकती है, ये सिर्फ क्या कर सकती है, इसकी लेंथ को बढ़ा सकती है ना। तो सपोज इस फोर्स ने इस लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दिया, और जब तक ये फोर्स लगती रहेगी तब तक ये लेंथ मतलब ऐसी रहेगी, इसी इसमें रहेगी, है ना। तो ये जो फोर्स है ना, इट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस मोशन, इट इज यूज टू चेंज द लेंथ। तो ऐसी फोर्स जो बॉडी का शेप या साइज चेंज कर दे, ऐसी फोर्स को हम लोग कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है, इट इज ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। तो व्हाट इज द डिफॉर्मिंग फोर्स, हम लोग कह सकते हैं इट इज द फोर्स which changes the shape or size of the object. It is the force which changes the shape and size of the object. जब तक ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगती रहेगी तब तक ये इसी साइज में रहेगा, और अगर ये फोर्स हम हटा लें तो वापस चला जाएगा। मतलब जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स जब तक लगी रहे तब तक तो चलो बॉडी नए शेप में रहेगी, लेकिन जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा ली जाए तो माइट बी पॉसिबल, जैसे इलास्टिक है, रबर बैंड है, तो वो क्या होता है कि जैसे अपन हटा लें तो वापस चला जाता है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में चली जाए, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है इलास्टिसिटी। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी, हम लिख सकते हैं द property of the object due to which it goes back to the original position after the
removal of deforming forces is called elasticity. The property of the object due to which it goes back to the original position after the removal of deforming force is called elasticity. तो जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है रबर का, जो वापस जाती है, लेकिन सब चीजें हो सकता है वापस ना जाती। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स तो ऐसे होते जो जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें तो पूरा ही वापस लौट जाए। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते जो थोड़ा सा वापस जाए पर पूरा ना जा पाए, और कुछ ऐसे, जैसे आप कोई ना पॉलीथिन ले लीजिए, पॉलीथिन, और पॉलीथिन को ना दो तरफ से पकड़ के खींच दीजिए, तो जब आप उसको छोड़ेंगे ना तो वो वापस जाती ही नहीं, वापस जाती ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि एक ऐसा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है कि आफ्टर वी रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्स इट डज नॉट गो बैक। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट जो पूरा ही वापस लौट गया, इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, लास्ट वाला जो बिल्कुल ही वापस नहीं लौटा, ये हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक। हमने फोर्स लगाई और यहां तक पहुंचा तो जरूर कोई ना कोई ऐसी फोर्स होगी जो इसको ना वापस भी लेकर जाती होगी, क्योंकि जब बिना फोर्स लगाए इलोंगेट नहीं हो रहा तो बिना फोर्स लगाए वापस कैसे चला गया। तो ना यहां पर हमने ये देखा कि इसके अंदर, इस वायर के अंदर एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है। इसको मैं FRES लिख देता हूं, और इसको अपन कह सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। मतलब जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें तो बॉडी जो वापस जाती है ना, तो उसे वापस ले जाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो है रीस्टोरिंग फोर्स। यानी इट इज द फोर्स विच brings the body back to the original position. It is the force which brings the body back to the original position after the removal of deforming force। तो जो बॉडी वापस नहीं आ पा रही, मान लो अब ये जैसे ये वाली बॉडी थी, ये वाली, ये थर्ड केस था, है ना, इसमें तो ये बॉडी वापस ही नहीं आ पाई, तो क्या इसमें रिस्टोरिंग फोर्स होगी? जो थर्ड केस है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक, इस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना वो जीरो है। अच्छा, फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट केस में बॉडी उतना ही वापस आई जितना वो नीचे गई थी, जितना नीचे गई थी उतना ही वापस आ गई। तो इसका मतलब जरूर
जो रीस्टोरिंग फोर्स लगी होगी ना, फॉर्मिंग फोर्स के बराबर होगी, मतलब F के बराबर होगी। क्लियर हुआ? और जो ये वाला केस है, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स होगी तो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो वापस गया, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स से कम होगी, क्योंकि अगर डिफॉर्मिंग के बराबर होती तो उतना ही वापस चला जाता। तो F रीस्टोरिंग लेस देन F डिफॉर्मिंग, उतना ही वापस चला गया, उसमें तो रीस्टोरिंग और डिफॉर्मिंग बराबर। जिसमें उतना पूरा वापस नहीं जा पाया, उसमें रीस्टोरिंग फोर्स कम है, और जिसमें गया ही नहीं वापस, उसमें रीस्टोरिंग फोर्स है ही। तो अब हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ते हैं ना, एक्चुअली वो सिर्फ फर्स्ट केस के लिए पढ़ते हैं। मतलब परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही पूरा चैप्टर डिफाइंड है। तो ये यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, कि वी स्टडी द चैप्टर ओनली फॉर perfectly elastic objects. Stress बिल्कुल जनरल इसका मतलब होता है, दो फोर्स है ना, रीस्टोरिंग और डिफॉर्मिंग, तो ये होता है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। और एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेन, ये होता है चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस, चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। अब स्ट्रेस कई तरह की होती है। सबसे पहले होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो देखो एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, जैसे एक चीज देखो, सपोज ये वायर है, बहुत आसान चैप्टर है, ये ऊपर से बंधा हुआ है। मान लो एक आदमी ऐसे फोर्स लगाए, तो ऐसे फोर्स लगाने से इसकी लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन अगर यही वायर ऐसा हो, और कोई आदमी इस पे ऐसे फोर्स लगा दे, ऐसे, तो पहले ये वायर अपना शेप बदल के ऐसा हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो फोर्स है ना, वो इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा पाएगा। जो फोर्स है ना, वो लेंथ को अगर बढ़ाना चाहती है, जो फोर्स है अगर वो लेंथ को बढ़ाना चाहती है, तो उसके लिए ना उस फोर्स को ये जो एरिया है इसके परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। मतलब ये यहां मैं लिखता हूं कि अ फोर्स कैन चेंज द लेंथ only when it is perpendicular to the
क्रॉस सेक्शनल एरिया, a force can change the length only when it is perpendicular to the cross sectional area. ठीक है, तो इसलिए अगर मान लो कभी ऐसा केस हो ना कि ये वायर है, ये एरिया है और फोर्स ऐसे लग रही है, तो सपोज ये एरिया अपन ऐसे वर्टिकल लाइन बना दें, ये एंगल थीटा, तो एफ जो है वो उसका एक कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा और एक हो गया एफ साइन थीटा. तो ओनली दिस एफ कॉस थीटा विल बी एबल टू चेंज द लेंथ. तो ना जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है ना, वो होती है एफ कॉस थीटा अपॉन एरिया, मतलब फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन एरिया. अब इस केस में ये जो केस है, सपोज लेंथ थोड़ा सा बढ़ के एल से बढ़ के एल प्लस डेल्टा एल हो जाए, तो एक टर्म होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ मतलब एल. हुक्स लॉ. सो व्हाट इज हुक्स लॉ एग्जैक्ट मैं आपको लिखवा देता हूं. उसने ये कहा था कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, हालांकि ना हुक का लॉ पूरी तरह सही नहीं था, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट इट इज करेक्ट. विद इन द इलास्टिक लिमिट द stress developed in the body is directly proportional to the strain in the body. मतलब stress is directly proportional to strain. ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. अब हम लोगों ने तो कौन सी वाली स्ट्रेस पढ़ी है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. तो हम लिखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, अगर हम इसको हटा दें
तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा, वैसे तो के लिखते हैं उसको, लेकिन यहां पर ना हम उस कांस्टेंट को लिखते हैं y इंटू ये, तो इससे बन गया longitudinal stress upon longitudinal strain is equal to y. This y is known as Young's मॉड्यूलस। इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, एंड दिस इज कांस्टेंट फॉर एनी मटेरियल। जैसे कि आयरन है, तो आयरन से चाहे कोई बड़ा वायर बना लो, चाहे छोटा वायर बना लो, चाहे बॉल बना लो, सब केसेस में यंग्स मॉडुलस जो है ना आयरन का, वो हमेशा सेम रहेगा। तो किसी भी मटेरियल के लिए भी कांस्टेंट है। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ये ना फोर्स अपॉन एरिया, हालांकि फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये चीज यंग्स मॉडुलस हुई। लेकिन इसी से ना वो लोग दो अलग अलग फॉर्मूले बनाते हैं और उसका ज्यादा यूज करते हैं। जैसे एक सवाल कैसा पूछ सकते हैं, एक सवाल ऐसा पूछ सकते हैं कि एक वायर की लेंथ को 2 सेंटीमीटर बढ़ाना है, तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी वो डेल्टा एल दे देते हैं और फोर्स निकलवाते हैं। तो ना इस केस में F इज इक्वल टू आएगा वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। इसी को अगर थोड़ा सा और मैनिपुलेट करो ना, तो जो डेल्टा एल होगा ना, देखो एल ऊपर ले जाओ वाई नीचे ले जाओ, जो डेल्टा एल होगा वो होगा एफ एल अपॉन ए वाई। ये होगा elongation on applying a force F. You can figure if the dimensions of two wires are same but material are different, then Young's modulus is। देखो हम लोग ये जानते हैं ना कि stress upon strain लॉन्गिट्यूडनल के लिए ये यंग्स मॉडुलस के बराबर है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बेसिकली ये वो है ना y अपॉन एक्स, यानी अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है ना, तो ये जो एंगल है ना ये थीटा ए है। तो ये जो tan थीटा ए है ये अपन को देता है यंग्स मॉडुलस ऑफ ए। और ये अगर थीटा भी है तो tan थीटा भी ये अपन को देता है यंग्स मॉडुलस ऑफ बी। तो कौन सा एंगल ज्यादा है, ऑब्वियसली tan थीटा भी ज्यादा है। तो tan थीटा भी बताओ ये when a load of 10 Newton is hanged from a wire, the elongation produces x mm। ये एक वायर, इस वायर से एक 10 न्यूटन का लोड टांग दिया, ठीक है। तो इसमें इलोंगेशन
if the wire goes over a pulley and two weights 10 न्यूटन are hung from 2 ends, अगर ऐसा हो जाए, ये देखो, ठीक है। कह रहे अब बताओ वायर का एलोंगेशन कितना होगा। अब एक चीज सोचो, जो पहला केस है उस केस में वायर में टेंशन कितनी है, जैसे इस पे ऊपर लग रहा होगा टी और नीचे लग रहा होगा 10 न्यूटन, तो टी की वैल्यू 10 की तो बराबर होगी। यस सर, है ना, ठीक है। तो जो डेल्टा एल होगा वो होगा एफ एल अपॉन ए वाई। अब फोर्स है 10, लेंथ ओरिजिनल लेंथ इसकी सपोज एल है, एरिया ए यंग्स मॉडुलस वाई, है ना। अब ये जो दूसरा केस है, दूसरे केस में फोर्स कितनी है, फोर्स, अच्छा यहां देखो, इस पे देखो, टेंशन टी, दोनों रेस्ट पे ही होंगे, इस पे भी 10 न्यूटन, तो टी की वैल्यू 10 हुई, 10 से ज्यादा थोड़ी। तो दूसरा जो वायर है उसमें भी तो टेंशन 10 न्यूटन ही है, तो जो डेल्टा एल होना चाहिए वो होना चाहिए एफ एल अपॉन ए वाई। फोर्स यानी टेंशन यानी 10 इंटू लेंथ अभी भी उसकी सेम है, एरिया भी सेम है, वाई भी सेम है, तो देख लो दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ठीक है ना। कई लोगों को ऐसा लगता है कि दो मास टंगे हैं तो डबल हो जाएगा एलोंगेशन, पर ऐसा थोड़ी है, क्योंकि टेंशन तो वायर में जितनी पहले थी उतनी बाद में। अ स्टील रिंग ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर and cross-sectional area 1 centimeter square is fitted on a wooden disc of radius 10.5 centimeter। आप लोग जरा देखिएगा, रिंग जो है ना उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, डिस्क का रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, तो डिस्क रिंग से बड़ी है, उसको यार फिट कैसे कर पाओगे। फिट तो तभी कर पाओगे जब स्टील वाले को थोड़ा खींचो और फिट कर दो, बिना तो इलोंगेट किए तो फिट होगा नहीं। तो स्टील देखो, डिस्क ये है, इसके ऊपर वो जो स्टील का वायर फिट करोगे ऐसे, तो जब फिट करोगे तो स्टील के वायर का रेडियस भी 10.5 हो जाएगा। तो अब पहले जो स्टील का वायर था उसका थोड़ा सा रेडियस कम था, छोटा था, सिर्फ 10 सेंटीमीटर, है ना। तो ओरिजिनल लेंथ जो थी ना, ओरिजिनल लेंथ L1 या L लिख लो, वो थी 2 पाई और R। 2 पाई R या सेंटीमीटर में है ना, मीटर में कर लिया, ठीक है। पाई अपॉन 5, बाद में कितना हो जाएगा L2, 2 पाई और R कितना है 10.5 बाई 100। इसको अगर मैं यहां लिख दूं तो ये आएगा 2 पाई इंटू 0.105, तो 0.21 पाई, क्या कहते हो, ठीक है। पहले था 0.2 पाई, पहले लेंथ कम थी अब ज्यादा हो गई, तो चेंज इन लेंथ कितना होगा, 0.21 माइनस 0.2, ये दिस इज चेंज इन लेंथ, दिस इज द ओरिजिनल लेंथ। इन्होंने फोर्स पूछी है, फोर्स का तो ये फॉर्मूला होता है ना, तो फोर्स हो गई वाई, वाई कितना है 2 इंटू 10⁻11, ए कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर डेसीमीटर मीटर, तो स्क्वायर है ना। डेल्टा एल कितना है
और एल कितना है, नीचे आ गया 100, ऊपर आ गया 10, ये एक वायर जिसकी लेंथ एल, यंग्स मॉडुलस ए है इसके मटेरियल का, सॉरी वाई है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। मान लो हमने इस पर एक एफ फोर्स लगाई, तो एफ फोर्स लगाने से ये वायर थोड़ा सा इलोंगेट हो गया ना, इसकी नई लेंथ ठीक है। और मेरे ख्याल में आपको ये भी पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो होगा वाई ए एक्स अपॉन एल। क्या अब ठीक है? ठीक है। अब अगर मान लो इस वायर की जगह पर एक स्प्रिंग होती, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट सपोज के होता, और हम उस पर एक फोर्स लगाते एफ, तो वो भी इलोंगेट हो जाती, और मान लो वो भी इलोंगेट होकर थोड़ा सा उतना ही जगह पे पहुंच जाती जहां पर ये वायर है, तो फिर मैं जो फोर्स को लिखता, क्या मैं ये लिखता, एफ इक्वल टू के एक्स। ठीक है। अब अगर आप फोर्स हटा दें तो स्प्रिंग भी वापस लौट जाएगी, और अगर वायर भी जैसे परफेक्टली इलास्टिक की हम बात कर रहे हैं वो भी वापस लौट जाएगा, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वायर और स्प्रिंग का बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा है? क्योंकि देखो वायर के लिए भी फोर्स एक्स पे डिपेंड कर रही है, स्प्रिंग वाली भी फोर्स एक्स पे डिपेंड कर रही है ना। वायर के केस में भी फोर्स हटाने के बाद वायर ओरिजिनल लेंथ पर जाएगा, स्प्रिंग के केस में भी फोर्स हटाने के बाद स्प्रिंग ओरिजिनल लेंथ पर जाएगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन दिस पर्टिकुलर केस अ perfectly elastic wire is behaving like a spring? क्या ये कहना गलत है या ये कहा जा सकता है इस केस में? सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। तो अगर हम इसको और इसको कंपेयर कराएं, ठीक है, कंपेयर कराएं, तो क्या मैं ये देख सकता हूं कि के एक्स और वाई ए एक्स अपॉन एल ये अगर इक्वल है तो जो के हो जाएगा वो ठीक है। बताओ। तो इसलिए ना कई लोग कहते हैं कि भाई वायर तो स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, तो वायर हटा दो और उसकी जगह स्प्रिंग लगा दो। अगर वायर का यंग्स मॉडुलस है वाई, एरिया है ए और लेंथ है एल, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा वाई ए अपॉन एल। तो इसका ना जो हेडिंग है वो है
spring constant of a wire. So we can always say that a perfectly elastic wire is behaving like a spring. It behaves like a spring. And the spring constant of this wire is K y upon L. ठीक, जैसे ही हमें ये पता चला ना कि वायर स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, तो हमने कहा कि भाई स्प्रिंग की तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। स्प्रिंग की तो एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर स्प्रिंग में इलोंगेशन हो जाए x, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है जो हाफ kx² होती है। तो मैं ना यहां पे अगला टॉपिक लिख सकता हूं, एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर। कोई इलोंगेटेड वायर जो है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड, ठीक, दिस इज अ वायर। इस वायर पे हमने फोर्स लगा दी। फोर्स लगाने से वायर का थोड़ा इलोंगेशन हो गया x। दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू ये चीज कि अगर हम इस पर एक फोर्स लगा दें तो स्प्रिंग का भी इलोंगेशन हो जाएगा x, है ना। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ये होनी चाहिए हाफ kx²। बोलो, किसी को याद है फॉर्मूला? व्हाट इज k? तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई वायर के अंदर? यहां लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और जो इलोंगेशन है वो कितना है x। ये जो u है ना इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखो हाफ अलग लिख दिया मैंने, y अलग लिख दिया, a अलग लिख दिया, l अलग लिख दिया, और x² अलग लिख दिया, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं किसी चीज को ऊपर मल्टीप्लाई करूं और नीचे मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं? तो हाफ y a इंटू एल, अच्छा x² अपॉन L²। ये x अपॉन L यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला आया एनर्जी का, हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये एक एनर्जी का फॉर्मूला है विच वी कैन यूज। ठीक है, इसको थोड़ा सा और करें। देखो यंग्स मॉडुलस क्या होता है?
stress upon strain. So we can write energy is equal to half, what is Young's modulus? It is into we can write this. Now strain and strain will cancel. So the energy will be half into stress into strain into volume. ये फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये फॉर्मूला है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम. जैसे यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन होगा स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस. अगर मैं यहां रख दूं हाफ इंटू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2y इंटू वॉल्यूम. अगर मैं जो भी एनर्जी है ना, इसको डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दूं, तो ये मुझे एक नया टर्म देता है, एनर्जी डेंसिटी. ठीक है, एनर्जी डेंसिटी. तो एनर्जी डेंसिटी के क्या फॉर्मूले हो सकते हैं? एक जैसे सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, ये था ना, हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वन. तो हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू, बस वॉल्यूम हटानी है सब में से. अच्छा, एक और एनर्जी डेंसिटी का लिख दिया, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन